प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था फर्स्ट कक्षा 9th। हमारे चारों ओर के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो होता क्या है, जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो उस विधि को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। उस विधि को क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इसका उल्टा, जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कपूर की गोलियां आपने देखा होगा। कपूर की गोलियां जो होती हैं वो सुगंध उत्पन्न करती हैं और प्लस में हमारे कपड़ों की जो जीवाणु होते हैं उनसे रक्षा करती है और कीटों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो हम गोली वस्त्रों के बीच में रखते हैं तो धीरे धीरे वो गोली है, उसका आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो उसका कोई पानी वगैरह नहीं बनता, यानी ठोस किसमें परिवर्तित हो गया? वो उड़ जाती है। साधारण भाषा में हम कहते हैं कि कपूर की गोली क्या हो जाती है? उड़ जाती है। यानी ठोस रूप में होती है कपूर की गोलियां और वो किसमें? गैसीय अवस्था में आ जाती है। यानी ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। उसके अलावा नौसादर जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl और रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। नौसादर साधारण नाम है और अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। अमोनियम क्लोराइड ये सुनार की दुकान पे पाजेबों के पॉलिश वगैरह करने के काम आता है। ये श्वेत रंग का पाउडर होता है। कौन से रंग का? श्वेत यानी सफेद रंग का। इसका रंग कौन सा होता है? सफेद। और ये जो चमक वगैरह प्रदान करने के लिए, आभूषणों पे चमक वगैरह प्रदान करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये जो नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड है, यह भी ठोस से सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है उसको हम क्रियाकलाप से समझते हैं। किससे समझते हैं? क्रियाकलाप से, यानी बाय प्रैक्टिकल। तो करना क्या है? थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण अपने को लेना है और इसको चीनी की प्याली, चाइना डिश जिसको बोलते हैं, जो टेंट के अंदर प्लेटें होती है वो चाइना डिश होती है, उसको चाइना डिश बोलते हैं। और जो कटोरियां वगैरह यूज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? चाइना डिश, ठीक है। तो एक चीनी मिट्टी की प्याली में क्या लेना है अपने को? चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड या कपूर लेना है, ठीक है। और एक कीप को इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है। ये हमने एक कीप को इसके ऊपर क्या उल्टा करके रख दिया। एक कीप जो तेल वगैरह डालने के लिए
होती है उसको इसके ऊपर कैसे रख दिया हमने, उल्टा करके रख दिया। एक चीनी मिट्टी की प्याली ली हमने और उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड या कपूर लिया, ठीक है। और एक कीप को, ये क्या है, कीप है, ये क्या है, कीप, इसको ऊपर उल्टा करके रख दिया। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा लगा देते हैं। यहाँ पे अवरोधक के रूप में हमने क्या लगा दिया, ये रुई का टुकड़ा लगा दिया, रुई का टुकड़ा, ठीक है, रुई का टुकड़ा लगा दिया। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा दिया। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। ये हमने इसको एक स्टैंड पर रखा, ठीक है, इस पर रखा एक स्टैंड पर, ये 3 पाई स्टैंड हो गया, ठीक है। ये कौन सा स्टैंड हो गया, 3 पाई स्टैंड। और इस स्टैंड पर हम इसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसकी सहायता से, इसको बर्नर की सहायता से इस चीनी मिट्टी की प्याली को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो कपूर या नौशादर है, कपूर या नौशादर, ये वाष्प बना NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और फिर ये वाष्प से वापस किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ठोस में। तो ये क्या हो गया, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 पाई स्टैंड हो गया, ठीक है, ये रुई का टुकड़ा हो गया, ताकि यहाँ से जो गैस बनती है वो वापस न निकल पाए। तो ये जो उद्रव्यपातन होता है ये बंद प्रक्रम में होता है, बंद पात्र के अंदर। उद्रव्यपातन जो होता है वो बंद पात्र के अंदर होता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय होता है। यानी जो दोनों दिशाओं में चले तो वो क्या होता है, उत्क्रमणीय। यानी अमोनियम क्लोराइड से क्या बन गई, वाष्प, और वाष्प से क्या वापस बन गया, अमोनियम क्लोराइड। यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बन गया, अभिकारक बन गया। अमोनियम क्लोराइड से वाष्प बन गई और वाष्प से वापस क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड ठोस बन गया। तो ये कौन सा प्रक्रम हो गया, उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी ठोस NH4Cl से क्या बन गया, वाष्प NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो ये प्रोसेस है, ये तो क्या है, उद्रव्यपातन, ठीक है। और जब वाष्प NH4Cl से ठोस NH4Cl बन गया तो इसको क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। तो जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको क्रियाफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाफल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसको क्रियाकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक चाइना डिश यानी चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड या कपूर लेते हैं, इस प्याली के ऊपर एक उल्टा कीप रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, उल्टी कीप रख दी हमने, और इस कीप के एक सिरे पर क्या लगा देते हैं, रुई का टुकड़ा लगा देते हैं। जब हम इस चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ठोस अमोनियम क्लोराइड का क्या बन जाता है, वाष्प रूप में चेंज हो जाता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। और जब इसको ठंडा किया जाएगा तो वाष्प बना NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड वापस किस में चेंज हो जाता है, ठोस NH4Cl में वापस चेंज हो जाता है। तो ठोस जब बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा ही गैस में बदलता है
उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस जब बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय का निशान होता है दो विपरीत अर्ध तीर, और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है वो क्या होता है, अस्थायी। क्योंकि कभी ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इससे भी ये बन रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जो उत्क्रमणीय होता है वो किसका उदाहरण होता है, भौतिक परिवर्तन का, जो आपके दूसरे पाठ के अंदर आएगा। तो ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया है वो किसका उदाहरण होती है, भौतिक परिवर्तन का, जो आपके दूसरे चैप्टर के अंदर आएगा। ऊर्ध्वपातन उत्क्रमणीय है, और उत्क्रमणीय होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, नया टॉपिक आ गया, दाब परिवर्तन का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है दाब परिवर्तन का, तो आपको पता है कि कोई पदार्थ होता है, उसके कणों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, उनके बीच में गैप भी पाया जाता है, यानी अंतर भी पाया जाता है। तो देखो, जो गैस होती है, गैस जो होती है उच्च दाब पर व निम्न ताप पर, अगर ताप बढ़ाओगे तो कण ज्यादा फैलेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने को कणों को फैलाना नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ताप कम रखेंगे निम्न ताप पर, क्योंकि कणों को हमें पास लेके आना है, न कि हमें फैलाना है। तो उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। किसमें भर दिया जाता है, सिलेंडरों में भरा जाता है, जिससे वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर है बच्चों, उसमें पिस्टन की सहायता से क्या बढ़ाया जाता है, पिस्टन होता है, मतलब जिसको आगे पीछे धकेला जा सके। पिस्टन की सहायता से क्या किया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है सिलेंडरों में, दाब बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर गैस को आप उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करोगे, सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसकी होती है, गैसों की होती है, और विसरण भी गैसों का होता है। तो अगर ताप ज्यादा दे रहे हो तो संपीड़ितता कम होएगी, और ताप कम करोगे तो संपीड़ितता क्या होगी, ज्यादा। तो गैसों को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिससे वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में। जैसे अपने घरों में जो सिलेंडर यूज होते हैं खाना पकाने के लिए, उसको आप ऐसे हिला करके देखते हो तो पानी की सी आवाज़ आती है, जैसे उसमें कोई द्रव भरा हुआ है। जब अपने चेक करते हैं भी सिलेंडर कितना अपना शेष रहा है, तो उसको हिला करके देखते हैं तो अपने को द्रव की सी भी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन जैसे स्क्रू खोलते हैं तो उसमें से क्या बाहर आती है, गैस। क्या बाहर आती है, उसमें से गैस बाहर आती है। तो उसमें जब उन सिलेंडरों को भरा गया पिस्टन की सहायता से, तो
पिस्टन उसके अंदर लगा होता है, जिसको दबाने से क्या होती है, गैस रूप में वो द्रव बाहर आता है। एक्चुअली है वो गैस ही, लेकिन संपीड़ित करने से गैसों के कण पास पास आ गए, और ना ताप क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, निम्न। ठीक है, क्योंकि ताप ज़्यादा करोगे तो कण है वो ज़्यादा फैलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ठोस CO2, शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। ये आपके एग्जाम में आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस CO2 को। तो देखिए जब वायुमंडल का दाब कैसे तैयार होती है, जब वायुमंडल का दाब कितना हो, 1 ATM। ATM का पूरा नाम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ATM का पूरा नाम क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, जब वायुमंडल का दाब कितना हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ, ठोस CO2 है यानी शुष्क बर्फ, बिना द्रवावस्था में बदले, बिना द्रवावस्था में बदले, द्रवावस्था में बदले सीधे ही किसमें चेंज हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी CO2 में, CO2 गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। तो वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडल का दाब कितना होना चाहिए, 1 ATM। ATM का पूरा नाम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। तो 1 ATM पर है ना, ठोस CO2 बिना द्रवावस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाती है, गैस में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और आपको बताया हुआ है कि जब कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, गलन या संगलन। ठीक है, और वह निश्चित ताप, तो ये तो विधि होगी ऊपर वाली, तो वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो ताप क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाएगा, गलनांक। और जब कोई द्रव उबलकर गैस में परिवर्तित होता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं, क्वथन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में परिवर्तित होता है तो वो निश्चित ताप, ताप को त्रिभुज से डिनोट किया जाता है, तो वो निश्चित ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। ठीक है, और जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, कोई गैस द्रव में बदलता है वो ताप क्या कहलाता है, द्रवणांक। और जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिन्मन, या फिर इसको पिंडन भी बोलते हैं। ठीक है, और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो वो ताप क्या कहलाता है, हिमांक। क्या कहलाएगा, हिमांक। और जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में, वो विधि क्या कहलाती है, उद्रव्यपातन।
क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। और जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठोस में, तो वो विधि क्या कहलाती है? निक्षेपण। वो विधि क्या कहलाएगी? निक्षेपण। ठीक है। उसके बाद में बच्चों एक वाष्पीकरण विधि आएगी। कौन सी विधि आएगी? वाष्पीकरण। तो देखो वाष्पीकरण में क्या होता है, क्वथन में भी द्रव से गैस बनती है और वाष्पीकरण में भी क्या होता है? द्रव से गैस बनती है। लेकिन अंतर क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से इस द्रव को गर्म किया जाएगा और गैस बनेगी, यानी द्रव उबलेगा और गैस बनेगी। तो क्वथनांक तक गर्म करना पड़ेगा इसको कृत्रिम रूप से, तब ये द्रव गैस में परिवर्तित होएगी। जैसे एक हम पतीले के अंदर गर्म पानी करते हैं तो उसको उबालते हैं 100 डिग्री तक। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है। लेकिन जो समुद्र का पानी है वो भी गर्म होता है और वाष्प में परिवर्तित होता है। तो क्या समुद्र का पानी, हमने जो पानी गर्म, क्या वो समुद्र का पानी उबलकर वाष्प में परिवर्तित होता है? नहीं। ठीक है, उबलता नहीं है वो। तो उसमें क्या होता है? वाष्पीकरण की क्या परिभाषा होती है? जब कोई द्रव बिना क्वथनांक तक पहुंचे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, यानी वाष्पन विधि। जब कोई द्रव बिना क्वथनांक तक पहुंचे, बिना क्वथनांक तक, यानी इतना गर्म नहीं होता कि उसके क्वथनांक तक पहुंचे, बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। तो वो विधि क्या कहलाती है? बताओ। वाष्पन। वो विधि क्या कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी, या इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव का गैस में परिवर्तित होना बिना क्वथनांक तक पहुंचे क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो समुद्रों का पानी वाष्पन विधि से कहाँ पे चला जाता है? वायुमंडल में। और फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी वहाँ पे वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण वो जलवाष्प है वो वापस द्रव में परिवर्तित हो जाती है और फिर जो जल की नन्ही बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिससे क्या होती है? वर्षा। तो जब वर्षा होती है दो प्रोसेस होता है, वाष्पन और संघनन। और वाष्पन और संघनन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आसवन। वाष्पन और संघनन एक साथ हुए तो उसको क्या कहा जाता है? आसवन। ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक टॉपिक आ जाता है तापमान। ये भी आपको पहले ही बताया हुआ है। तापमान के बारे में देखिए। तापमान तो हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? अवस्था परिवर्तन जो होता है, अवस्था परिवर्तन किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। कोई भी पदार्थ है उसका अवस्था परिवर्तन है। किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। अगर आप ठोसों को गर्म करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? द्रव में। और द्रव का तापमान कम करोगे तो वो जम करके ठोस में। और द्रव को आप गर्म करोगे तो वो गैस में। और गैस को ठंडा करोगे यानी तापमान कम करोगे तो वो द्रव में। और जब आप ठोस को गर्म करोगे तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में। और गैस को आप ठंडा करोगे तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में? निक्षेपण विधि की बात कर रहा हूं मैं। गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में? ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मेन भागीदारी किसकी होती है अवस्था परिवर्तन के दौरान? तापमान की।
यानी अवस्था परिवर्तन है वो किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। तो ये तापमान होता क्या है? तापमान, टेम्परेचर, ये टॉपिक भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। जब नाम आ जाता है तो उसको फुल डिटेल से हम करवा देते हैं। कैपिटल टी से इसको डिनोट किया जाता है। तो क्या परिभाषा होती है तापमान की? किसी वस्तु की ठंडेपन या गर्मपन के स्तर की माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का तापमान कहते हैं, ठीक है। यानी कोई वस्तु किस स्तर तक ठंडी है या किस स्तर तक गर्म है, तो उसका पता हमें किसके द्वारा चलता है? तापमान के द्वारा चलता है। और तापमान मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमान मापने हेतु थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमापी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? तापमापी। दूसरी चीज, हम बात करते हैं तापमान का एसआई मात्रक। तो इसको बड़े टी से लिखते हैं, छोटे टी से टाइम को लिखा जाता है। तापमान का एसआई मात्रक यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक। सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं? एसआई मात्रक चलते हैं। एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है, के से लिखा जाता है, केल्विन होता है, ठीक है। और अन्य मात्रक कितने होते हैं? अन्य मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात होती है, ठीक है। एक तो ये होता है। और अमेरिका कनाडा में अन्य मात्रक क्या यूज किया जाता है तापमान का? अन्य मात्रक अमेरिका कनाडा जैसे देशों के अंदर फारेनहाइट। क्या? फारेनहाइट, ठीक है। ये कहाँ पे? अमेरिका कनाडा जैसे देशों में, ठीक है। अब केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर होता है? ये बड़ा मात्रक होता है केल्विन से, डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है? 273.16 केल्विन। लेकिन बेसिकली हम लगभग मान कितना ले लेते हैं? 273 केल्विन, ठीक है। ये लगभग बराबर का निशान है। और फारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है? फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यह आपके 9th क्लास में मैथ के अंदर भी है एक क्वेश्चन, तीसरी प्रश्नावली में, ठीक है। तो फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड के पदों में, ठीक है। अब सामान्य व्यक्ति का, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? अगर आप केल्विन में वो सेंटीग्रेड में देखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा मात्रक है और केल्विन छोटा मात्रक है। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करोगे तो परिमाण आएगा बड़ा। और परिमाण बड़ा कब आता है? तो इसमें या तो चीज जुड़ती है और या चीज घटती है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करोगे तो 273 इसमें जोड़ दो 37 में, तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। और फारेनहाइट में आप ज्ञात करोगे
यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना रख देना, 37। फिर इसको हल करोगे तो 98.6 फारेनहाइट। तो ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना, 310 केल्विन, और फारेनहाइट में कितना, 98.6 फारेनहाइट। और सामान्य कमरे का ताप लगभग होता है, सामान्य रूम टेम्परेचर, सामान्य कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सामान्य कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, और उस थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा। थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। पारा Hg जिसका प्रतीक होता है, पारे को मरकरी भी बोलते हैं। तो पारा बच्चों एक विषैली धातु है। कौन सी धातु है, पारा, विषैली धातु। तो अगर मुंह के अंदर ये टूट जाए, थर्मामीटर जो कांच का बना होता है, डॉक्टर अपने मुंह के अंदर पुराने टाइम में मुंह के अंदर डाल करके थर्मामीटर और चेक करते थे बुखार मापने के लिए। तो एक विषैली धातु होती है पारा, उसमें पारा भरा होता है थर्मामीटर में। तो मुंह के अंदर टूट जाए तो उसका निपटान बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल बुखार मापने के लिए किसका उपयोग होने लगा, आजकल बुखार मापने के लिए, बुखार मापने हेतु डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग होता है। उसमें पारा नहीं होता। ठीक है, अंकीय तापमापी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अंकीय तापमापी। ठीक है, तो ये हमने आपको कंप्लीट बता दिया। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन बनाओगे तो 273 जोड़ना है। बड़े मात्रक से छोटा मात्रक बनाओगे तो परिमाण बड़ा आएगा। परिमाण बड़ा कब आता है, जोड़ने पर आता है। और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड यानी छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक बनाओगे तो परिमाण छोटा और मात्रक बड़ा। परिमाण छोटा कब आता है, घटाने पर आता है। तो इस केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाओगे तो आप क्या कर देना, घटा देना 273। ठीक है, तो अब आगे पर्सन। अब क्या आगे, पर्सन। तो पर्सन अपन पर्सन देखते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, तापमान को सेल्सियस में बदलना है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, तापमान को सेल्सियस में यानी केल्विन में तो दिया हुआ है 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है। छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक, हालांकि ये ऐसा ही मात्रक है और वो अन्य मात्रक है। तो बड़ा मात्रक आएगा छोटे से तो परिमाण कम होएगा, और परिमाण कब होता है, 273 घटाने पर। तो 300 माइनस 273, जैसे ही 273 इसमें से घटाया तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसको घटा लो आप, कितना हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा इसका ही है 573 केल्विन। तो 573 में से क्या घटा दो, 273 घटा दो, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसको केल्विन में चेंज करना है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, ज्यादा आना चाहिए, छोटा मात्रक है तो परिमाण ज्यादा होना चाहिए। तो 250 में क्या जोड़ दो, 273 जोड़ दो, छोटा मात्रक परिमाण बड़ा। तो ये कितना आ गया,
3 और 0 3, 7 5 12, असल 1, 2 2 4 1 5, 523 केल्विन आ गया। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 के अंदर क्या जोड़ दो, 273, तो क्या आ जाएगा केल्विन, कितना आ गया, 373 केल्विन। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन डीपली समझाने वाली है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, इतना आप इसको स्टडी करना।